हेलो एवरीवन वन वेलकम टू कैमराइजन। तो इसी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे एक रिएक्शन की रेट लॉ और इसके ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं हम। तो पहला कैलकुलेशन का जो स्टेप है, पहले एक केस देख लेते हैं। एक केस ये है कि अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसी से हम रेट को कैलकुलेट करते हैं और रिएक्शन की ऑर्डर ही उसी से ही पता चलता है हमें। तो अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, अगर वो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंक्लूड करता है तो हम इजीली रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और रेट लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होंगे, अगर कोई इंटरमीडिएट होगा तो उसका अलग तरीका है, अगर रिएक्टेंट होगा या फिर प्रोडक्ट होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे तो इसका भी तरीका अलग होगा। सही है, तो देखेंगे। तो पहला एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे टू NO2 plus F2 is equal to gives rise to 2NO2F। करेक्ट है। अगर इस रिएक्शन को हम डिकोड करें, ब्रेक डाउन करें तो ये दो स्टेप में होता है। सही है, दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप ये है कि NO2 और F2 मिलेंगे और वो NO2F plus F देंगे। स्टेप वन। NO2F और F देंगे। और इसी का जो रेट कांस्टेंट है इसी को हम K1 लेते हैं सपोज। स्टेप टू में क्या होगा, और ये क्या करेंगे, ये जो है ये जो एक F बच गया यहाँ पे, तो ये जो F है ये NO2 के साथ फिर से कंबाइन करता है। NO2F तो मिल गया हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2F एंड NO2F, दो मॉलिक्यूल मिल गए। और पहला स्टेप में ये पहले होगा, एक F बच जाएगा, फिर उसके बाद ये जो F है फिर और एक NO2F के साथ रिएक्ट करता है, फिर और एक NO2F की मॉलिक्यूल को देता है प्रोडक्ट के तौर पे। सही है। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो इसी होता है, ये स्लो स्टेप होता है, स्लो होता है ये। ठीक है। तो यही जो होगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यहीं पे। यस, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ये वाला जो स्टेप है। तो इसी से हम रिएक्शन की रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि रेट इज इक्वल टू K1 टू NO2 की कंसंट्रेशन टू F2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, एलिमेंटरी स्टेप है तो NO2 की कंसंट्रेशन और F2 की कंसंट्रेशन को, ये हो गया रेट लॉ। किसके लिए, ये वाला रिएक्शन के लिए। सिंस यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पे जो रेट लॉ हमें मिलता है वहां पे सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है। रिएक्टेंट कौन है, NO2 एंड F2। इतना ठीक है। अगर यहाँ पे रेट लॉ पे कोई इंटरमीडिएट होता, अगर कोई इंटरमीडिएट होता
तो हम वहां पे क्या करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होता है या फिर तुरंत डीएक्टिवेट होके अपना रिएक्टेंट दे देता है और प्रोडक्ट भी दे देता है। रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन होता है उसी से हमें इंटरमीडिएट मिलता है, तो इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे वहां पे, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे अगर रिएक्टेंट ना होके कोई इंटरमीडिएट आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में रिएक्टेंट क्या थे, NO2 एंड F2, तो रिएक्शन ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, तो यहाँ पे हमें मिला क्या, K1 into NO2 एंड F2, तो दोनों रिएक्टेंट आ गए, तो रेट लॉ पे दोनों रिएक्टेंट आ गए, तो ये तो इजीएस्ट वे हो गया, इजीएस्ट। तो ये हो गया पहला केस, इजीएस्ट, जहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ओनली रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। एक दूसरा केस देखते हैं जहां के इंटरमीडिएट आ जाता है, तो अगर इंटरमीडिएट आएगा, और एक बात, ये जो रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना है, मॉलिक्यूलरिटी कितना है, ये वन मॉलिक्यूल 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा, दिस इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एंड इसकी ऑर्डर जो होगा, इसकी पावर 1 एंड इसकी पावर 1, ऑर्डर जो होगा is equal to 1 plus 1 is equal to 2, तो this is our second order reaction and also bimolecular reactions। क्लियर है इतना? अगर इसी जगह पे एकदम बेसिक से देखेंगे, सही है। If the rate determining step involves any kind of intermediate, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, अगर वो रेट लॉ में रहा तो हमें उसे एट एनी कॉस्ट एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रेट लॉ में इंटरमीडिएट को लेंगे, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं क्या इंटरमीडिएट की? नहीं कर सकते, वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे फॉर्मेशन होता है और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो इसको हम हाईली अनस्टेबल बोलते हैं, इसीलिए हम इसकी कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर पाते। तो अगर रेट लॉ में वो आ गया तो उसको हम एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करके जो फाइनल रेट एक्सप्रेशन होगा उसी में हम सिर्फ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, A plus 2B gives rise to C plus D, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हमें A plus B मिल जाएंगे और यहां पे हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा, तो याद रखो पहला ये वाला जो केस है जहां पे इंटरमीडिएट आता है, यहाँ पे दो तरह की केस आता है। एक होता है या तो स्टेप 1 किसी भी स्टेप में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, या फिर अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, सिंपली एक कॉम्प्लेक्स स्टेप होगा जहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। वहां पे हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, वो हम सेकंड केस में देखेंगे। अभी देखते हैं कि इक्विलिब्रियम, मान लो कि फर्स्ट स्टेप पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, ए और बी मिलते हैं और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करते हैं, और इसी इंटरमीडिएट फिर से वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रेट कांस्टेंट हो गया K1, ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इस रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K-1, सपोज लेट्स से, तो हो गया। तो ये हो गया स्टेप 1 में इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम होता है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम। देन स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा,
ये बी के साथ ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा और इसकी रेट कांस्टेंट मान लो K2 है और ये C प्लस डी देता है, C प्लस डी, और ये जो होगा ये स्लो स्टेप होगा और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। अगर ये स्लोएस्ट हुआ तो ऐसे केस हमने पकड़ा है, जानबूझ के पकड़ा है, क्योंकि ऐसे अगर केस आ गया जहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे हमें इंटरमीडिएट को देखने को मिलता है तो इंटरमीडिएट को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस जो बोल रहा हूं वही सुनते जाओ। क्या होता है ना, यहाँ पे ये मान लो ये स्लो स्टेप हो गया तो इसकी जो रेट है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले रिएक्शन के लिए। रेट लॉ क्या निकालेंगे, रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसी की बेसिस पे हम रेट निकालेंगे, तो K2 इंटू बी की कंसंट्रेशन और इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया रेट लॉ। देखो यहां पे हुआ क्या, ओरिजिनली जब हम लिए थे रिएक्शन को हमने रिएक्टेंट क्या डाला था, ए डाला था और बी डाला था, तो हमें जो फाइनल रेट की एक्सप्रेशन है वो ए और बी की टर्म में ही आना चाहिए, नहीं तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पे रेट K2 इंटू बी इंटू आई हो गया इंटरमीडिएट, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन को तो हम मेजर कर ही लेंगे, लेकिन आई को कैसे मेजर करेंगे, आई तो अनस्टेबल होता है और बहुत फास्ट ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसको मेजर करने का ना टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, टाइम ही नहीं मिलता। जब कोई रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट इतना फास्ट फॉर्मेशन होता है, फिर डिफॉर्मेशन होता है, फिर उसकी इंटीग्रेशन होके डिसइंटीग्रेट होके वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है, तो हमें टाइम नहीं मिलता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये वाला जो ऑब्स्टेकल है क्या है, ये इंटरमीडिएट, इसको हम एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। इट शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको एलिमिनेट करने का दो तरीका है। पहला केस में अगर कोई फर्स्ट स्टेप पे कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो यहां से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि K1 डिवाइडेड बाई K-1, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, सही है। अगर इक्विलिब्रियम ना हुआ तो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते। तो ये हो गया रेट लॉ। तो ये जो ओरिजिनल रेट लॉ आया, इसी में हम जो इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन है उसी को जो ओरिजिनल रिएक्टेंट थे उन्हीं की फॉर्मेट में हमको लिखना है, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना, क्योंकि ये कंसंट्रेशन हम मेजर नहीं कर सकते तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे सिंस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, सही है। तो अभी देखते हैं कि इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। अच्छा, ये मान लो, ये देख लो कि यहाँ पे जो K इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हो गया K1 रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, K1 बाई K-1, सही है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हुआ और हम इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, कैसे लगाएंगे ऐसे कि हम यहाँ पे जो K इक्विलिब्रियम है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिखा देता हूं कैसे करते हैं। याद रखना ओरिजिनल रिएक्टेंट जो था हमारा A एंड B ही था, सही है। तो A एंड B की फॉर्म में ही हमें फाइनल जो रेट एक्सप्रेशन है उसको लिखना है हमें उसी की, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे
ए और बी मिले और एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे K1 और K-1 था। इस वाले स्टेप के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है Keq, उसी को कैसे लिखेंगे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया K इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हो गया वैल्यू। तो इसी के स्टेप में हमने एक एक करके समझते जाओ। यहां से हम निकाल सकते हैं ये जो आई की कंसंट्रेशन, ये निकाल सकते हैं। ये निकाल के ओरिजिनली जो हमने निकाला था रेट की एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू बी इंटू आई की कंसंट्रेशन, तो आई की कंसंट्रेशन की जगह से वहां को पुट कर देंगे। यहां से आई की कंसंट्रेशन निकालो तो आई इज इक्वल टू आ गया के इक्विलिब्रियम इंटू ए इंटू बी, ये इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आई की कंसंट्रेशन आ गया। ओरिजिनली जब हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए रेट निकाले थे तो रेट क्या आ गया था, रेट आ गया था बी की कंसंट्रेशन इंटू इंटरमीडिएट, और यहां से इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा के हमें आई की कंसंट्रेशन मिल गया। तो हम आई की कंसंट्रेशन को एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो रेट जो हो गया वो हो जाएगा बी की कंसंट्रेशन इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे याद रखना K1 और K-1 की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन पे गिवन होगी, या फिर वो डायरेक्टली K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको दे देंगे। सही है, दे देंगे। तो अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट करो, A और B की कंसंट्रेशन को मेजर करके पुट करो और रिएक्शन की रेट आ गई। कैसे आया, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा के। सही है। तो फाइनल रेट जो आ जाएगा ये आ जाएगा क्या, रेट जो है वो आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इंटू ए बी इंटू बी, क्या होता है बी टू द पावर 2। इतना ठीक है। तो ये आया फाइनल रेट एक्सप्रेशन। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें मिला, इसी में कोई इंटरमीडिएट है क्या, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट ए और बी की फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। तो अभी हमें रेट की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी क्योंकि ए और बी की कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी ये वाला हो गया इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, उसी से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो लिख दो, वहां से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल दो और रेट ऑफ द रिएक्शन की जो एक्सप्रेशन है वहां पे इंटरमीडिएट के कन्वर्सेशन को पुट कर दो, और ये आ गया फाइनल रेट की एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ। तो हम इक्विलिब्रियम के केस में देख लिया कैसे निकालते हैं। तो अभी देखते हैं अगर कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो, अगर कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया। ये कोई ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ एसएसए लिख देते हैं अनऑफिशियली। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमें देखना है, तो कैसे करना है, वही वाला रिएक्शन ले लो। ए और बी जब मिलते हैं तो क्या देते हैं ना, कोई इंटरमीडिएट। सही है,
याद रखना ये इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल जरूर है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं लिखते, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं लग सकता, वो सिर्फ वहां पे लगेगा जहां पे मेंशन होगा कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, वहां पे लगेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट आ जाएगा K1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आ जाएगा K-1 अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ। और इसी इंटरमीडिएट में सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप बी के साथ मिला और K2 रेट कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे आ गया C प्लस D, ठीक है, C प्लस D। और देखो अगर ये वाला रिएक्शन में ये स्लो स्टेप हुआ, स्लो स्टेप अगर हुआ तो ये आ जाएगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये आ जाएगा। तो यहां से हम रेट निकाल सकते हैं, तो रेट जो होगा वो होगा K2 इंटू आई की कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलर वे में जैसे हम इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन में लगाए थे ना, तो यहाँ पे सिमिलर वे में रेट की जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही आएगा, स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग भी आएगा। तो स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा, ये हो गया, तो K2 इंटू बी इंटू आई, ये हो गया रेट लॉ, रेट लॉ। और इसी रेट लॉ में हमें इंटरमीडिएट देखने को मिला, लेकिन हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे इक्विलिब्रियम, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है। और फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट, और ये स्लो स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग तो हम रेट निकाल नहीं सकते, तो निकालेंगे कैसे, स्लो स्टेप पे। और स्लो स्टेप पे अगर रेट निकाले तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आ रहा है, तो इसी इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना है हमें, इसी इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है हमें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंस इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं ना, एक जो इंटरमीडिएट है उसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो दोनों को इक्वल कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिकली सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि जब कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है वो जिस रेट से फॉर्मेशन होगा ना उसी रेट में गायब भी हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा। तो अगर वो फॉर्मेशन हुआ तो उसकी डिफॉर्मेशन भी हो गया, वो फॉर्मेशन हुआ तुरंत गायब हो गया, दूसरा एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी रिएक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज नॉट स्टेबल, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्शन की जो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन है ना वो एक स्टेडी स्टेट को गेन करता है। स्टेडी स्टेट यानी कि जितनी रेट में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा उतनी ही रेट में वो डिफॉर्मेशन भी होगा। यानी कि हम यहाँ पे, हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से मिला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ intermediate rate of formation of intermediate is equal to डिफॉर्मेशन छोड़ो, इसको कंजप्शन भी लिख देते हैं, कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन हो गया। ऑफ इंटरमीडिएट, देखो ना वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद सेकेंड स्टेप में वो तुरंत कंज्यूम हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे फिर से कंज्यूम हो गया, तो कंज्यूम हो गया, हमें फाइनली जो मिला वहां पे इंटरमीडिएट नहीं मिला। तो इंटरमीडिएट इनबिल्ट टू द रिएक्शन रहता है, ट्रांजिशन स्टेट में रहता है, तो वहां पे सॉरी ट्रांजिशन स्टेट के बाद आता है इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट तुरंत प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो इंटरमीडिएट जो है जितनी फास्ट वो फॉर्मेशन हुआ था उतनी ही फास्ट वो कंज्यूम हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट। तो इसी के बेसिस पर रेट लगा लो,
लगा लो। कैसे लगाएंगे? देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो इंटरमीडिएट हुआ वो कैसे निकालेंगे? इंटरमीडिएट कौन से स्टेप पे फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसी पे फॉर्मेशन होता है, सही है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इंटरमीडिएट क्या हो गया? ये हो गया K1 इंटू ए इंटू बी, सही है। और कंजप्शन कहां पे हो रहा है? इंटरमीडिएट कहां पे कंजप्शन हो रहा है? इसी बैकवर्ड डायरेक्शन में कंजप्शन हो रहा है। ये जो इंटरमीडिएट है ये कंज्यूम होके फिर से रिएक्टेंट भी बना रहा है और एक रिएक्टेंट के साथ मिलके प्रोडक्ट भी बना रहा है। कुछ इंटरमीडिएट वापस रिएक्टेंट की तरफ चले जाएंगे और कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो के, डिकम्पोज होके, कुछ भी बोलो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे और कुछ इंटरमीडिएट डीएक्टिवेट होके फिर से रिएक्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन की रेट क्या हुआ? K1 इंटू, सिर्फ इसी स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो K1 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और रेट ऑफ कंजप्शन कैसे होगा ना? रेट ऑफ कंजप्शन में जब कोई भी दो रिएक्शन में सेम होता है ना, कंजप्शन होता है, तो उनकी रेट कांस्टेंट को हम ऐड कर देते हैं, सही है। तो रेट कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे ना? अगर कंजप्शन देखा जाए, कंजप्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये आई जो है ये कंज्यूम होके फिर से ए एंड बी फॉर्मेशन कर रहा है, और ये आई जो है फिर से सिमिलरली पैरेलली वो बी के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी की डिकम्पोज हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, वो कैसे आएगा? वो आएगा K-1 इंटू आई। ये एक स्टेप हो गया, इसी स्टेप में कंज्यूम भी हो रहा है K-1 इंटू आई, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है बैकवर्ड पे। कंजप्शन हो रहा है, और प्लस और कौन से स्टेप में कंज्यूम हो रहा है? इस वाले स्टेप पे भी कंज्यूम हो रहा है, कौन? रिएक्टेंट प्लस K2 इंटू बी इंटू आई। समझ में आ गया? ये एक स्टेप में कंज्यूम हो रहा है और ये वाला स्टेप पे भी कंज्यूम हो रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन की जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसी में इंटरमीडिएट कंज्यूम हो रहा है और सेकंड स्टेप में भी कंज्यूम हो रहा है। तो दोनों को हमने मिला दिया, किसके लिए? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट निकालने के लिए। तो दोनों को अब इक्वल कर दिया। अब देखो, यहां से हमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की वैल्यू मिल सकती है, और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इसको आके डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आई की वैल्यू देखते हैं कैसे मिलता है। आई की वैल्यू देखते हैं कैसे मिलता है। तो ये जो आई की वैल्यू है, सपोज K1 A इंटू बी, इसी को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे आई की जो वैल्यू है, आई की कंसंट्रेशन को हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा कौन? K-1 प्लस K2 इंटू बी, ठीक है, ये बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई को रखेंगे, इसको आके डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो आई की कंसंट्रेशन को हमने इस तरफ लिख दिया, K1 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई K-1 प्लस K2 इंटू बी। ये आ गया आई की कंसंट्रेशन, ये आ गया आई की कंसंट्रेशन। देखो, ओरिजिनली हमें रेट क्या मिला था? हमें रेट मिला था, ये रेट जो था, रेट मिला था K2 इंटू बी इंटू आई, ये मिला था। लेकिन हम आई जो है वो दिक्कत दे रहा था, वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो अभी हमें आई की वैल्यू मिल गई। जैसे हम इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन में निकाले थे, आई की वैल्यू निकाल के रेट की एक्सप्रेशन में पुट किया था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। हमें आई की वैल्यू मिल गई, तो अभी इसको पुट कर दो। ये टोटल जो वैल्यू है, ये वाला, इसको लेके आई की जगह पुट कर दो। करने से क्या आता है देखो,
तो रेट जो है क्या मिल गया हमें, रेट जो है K2 इंटू बी, आई की जगह हमने ये पुट कर दिया K1 A इंटू बी डिवाइडेड बाई K माइनस 1 प्लस K2 इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू K2 इंटू K1 A B की पावर 2। देखो ये B और B मिल गए, B की पावर 2 डिवाइडेड बाई, इसी को ऐसे रख दो K माइनस 1 प्लस K2 इंटू बी। ये हो गया फाइनल रेट की एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ ओनली रिएक्टेंट। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें मिला रेट का, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट है क्या, इंटरमीडिएट नहीं है, सिर्फ ए एंड बी है। तो अभी इस ए एंड बी की कंसंट्रेशन को पुट करके हम एक्चुअल रेट की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। और ये जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट आ गया वो K2 K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगा, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हमने एलिमिनेट कर दिया टू गेट द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ओनली रिएक्टेंट, और ओनली प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो दो तरीके से हमने किया, एक था इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, दूसरा था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इक्विलिब्रियम में फर्स्ट इक्विलिब्रियम मेंशन होगा, तभी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को निकालेंगे। और जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, तो इसलिए हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट लगाया, और उसी से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को निकाल के जो हमने रेट लॉ निकाला था उसी में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट कर दिया। करने के बाद हमें फाइनल रेट की जो एक्सप्रेशन है वो मिल गया। ये हो गया फाइनल रेट लॉ। तो देख लिया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं और इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। यहाँ पे सिंस हम अज्यूम करते हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो जितनी फास्ट फॉर्मेशन होगा उतनी फास्ट वो कंज्यूम भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, सॉरी इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन को एक स्टेडी स्टेट मानते हैं, एक स्टेडी स्टेट की तरह मानते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, लेट द इंटरमीडिएट बी इन अ स्टेडी स्टेट। क्लियर है? तो किसी के मन में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं ये तो पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे। देखो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, तो इसलिए यहाँ को लिखने में बहुत सारा टाइम जाता है और वीडियो बहुत लंबा होता है यूट्यूब के लिए। तो क्वेश्चन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अभी हम इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन देख लिए और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी देख लिए। और याद रखना कि जो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन होता है वहां पे फास्ट इक्विलिब्रियम गिवन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होता है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं दिया, कोई भी इक्विलिब्रियम की मेंशन नहीं है, तो वहां पे गलती से भी इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना, वहां पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ही लगाना। ठीक है, और अभी देखते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट लॉज। इंटीग्रेटेड रेट लॉज सही है। तो फर्स्ट हम जीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे। A gives rise to
प्रोडक्ट, मान लो ऐसे कोई रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है ना कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो रिएक्शन की रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसीलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। जीरो ऑर्डर, सपोज ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी जो रेट है इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी जो रेट है, रेट इज इक्वल टू, इसकी जो रेट कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट इनटू ए की कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, यानी कि 1। तो रेट जो हो गया ये हो गया के के बराबर आ गया। द रेट इज इक्वल टू ओनली द रेट कांस्टेंट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ऑल। ओके, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो के हो गया। अच्छा, हमने जब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखा था तो वहां पे रेट को कैसे लिखा था? इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? ए, तो रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी क्या आ गया? के बराबर आ गया, सही है, डी ए बाई डी टी। अगर हम इसको इस साइड लेते हैं डी टी को, तो माइनस डी ए आ जाएगा क्या? के इंटू डी टी, के इंटू डी टी। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लार्जर वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा और लार्जर वैल्यू ऑफ टी आ जाएगा, सही है, क्योंकि ये जो डी ए होता है और डी टी होता है ये बहुत ही छोटे स्केल पे हम ऑपरेट करते हैं। इसीलिए जब हम रियल लाइफ में कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, तो हमें इस जो छोटा सा चेंज है इन द टाइम एंड छोटा सा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसी को हम लार्जर स्केल पे जब ऑपरेट करेंगे तो इसलिए हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही है। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा? जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस ऑफ, जब हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ इसको विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस ए की, माइनस को माइनस रख दिया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू के, सही है, के, और टी को इंटीग्रेट करेंगे तो के टी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक आई आ जाएगा। ये आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मैथ में पढ़ा होगा, कोई भी इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो वहां पे जो वैल्यू, जो रिजल्ट आता है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली, सही है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो ये हमें मिला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो आई की वैल्यू है इसको भी तो लिखना है, इसको निकालेंगे कैसे? विदाउट द वैल्यू ऑफ आई दिस एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट, दिस एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द वैल्यू ऑफ आई। तो इसी को निकालते हैं, इसी को निकालते हैं। इसी को निकालते हैं तो ए जो है वो प्रोडक्ट देता है के, ये ओरिजिनल रिएक्शन था। तो 8 t इक्वल टू 0, तो ये मान लो a है और ये 0 था। आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t, ये मान लो a माइनस एक्स और ये आ गया x, ठीक है, और ये आ गया x, और इसको हम a नॉट भी बोल देते हैं, a नॉट, सही है। और ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये जो वैल्यू है a माइनस एक्स, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, इसको हम AT भी बोल सकते हैं, AT भी बोल सकते हैं। और ये द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट टाइम t। तो t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो वहां पे a नॉट था, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। तो आफ्टर सम टाइम t टाइम जब चला गया तो वहां पे ये एक अमाउंट यहाँ पे कंज्यूम हो गया।
तो उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन निकला तो वो a माइनस एक्स, इसी को हम AT बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t हो गया, और जितना अमाउंट यहाँ से कंज्यूम होगा प्रोडक्ट भी उतना इंफॉर्मेशन होगा, तो ये x आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें इसी वाले स्टेप पे अगर निकालना हो तो देखो, ये जो स्टेप हो गया यहाँ पे, ये वाले जो स्टेप, सही है, इसी वाले स्टेप पे अगर हमें निकालना है रेट ऑफ द रिएक्शन, यस। तो इसी वाले स्टेप पे एट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ जाएगा कितना, ये वाला A की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ जाएगा A0, A की कॉन्सेंट्रेशन A0 आ जाएगा। तो इसी वाले स्टेप में हम ये बोल सकते हैं A की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, व्हेन t की वैल्यू 0 होगा, अगर 0 हुआ, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम I की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया ना, इसी की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। सपोज t की वैल्यू 0 हो गई, तो जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस a इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, k इंटू 0 प्लस i। सही है। अच्छा, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं ना, अगर हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो दिया था ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या किया था, वहां पे a क्या था, माइनस da इज इक्वल टू k dt ये लगाया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये जो a की वैल्यू, ये माइनस को इस साइड हमें लाना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए, थोड़ा हमें आई मिस्ड समथिंग, तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस माइनस को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, dA इज इक्वल टू माइनस k dt। तो इसी को जो हम इंटीग्रेट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस k t प्लस i। तो इसी रिएक्शन को, ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस को इस साइड से लेंगे प्लस i, तो a आ गया कितना, माइनस के टी प्लस i। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन नहीं, बस साइन का चेंज होगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है वो सही दिखे, इसलिए हमने माइनस को इस साइड पे ले आया। नहीं करोगे तो भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई गलती की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर माइनस यहाँ पे लगाया तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो k इंटू 0 प्लस i, इस माइनस को हटाओ, यहाँ पे माइनस k हो गया, तो a इज इक्वल टू आ गया कितना, ये हो गया 0 प्लस i व्हेन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं, i की वैल्यू निकालने के लिए। सही है, तो i की जो वैल्यू आया वो आया a0, ये a0 है ना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, a की कंसंट्रेशन जो है वो कितना था, a0 था, तो ये a0 आ गया, तो ये हो गया i की वैल्यू। तो ये जो i की वैल्यू हमने निकाला वो कौन से टाइम के लिए निकाला, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सिंस i इज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी द सेम नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ t इज। सही है, अगर t इज इक्वल टू 0 पे i की वैल्यू a0 आया, तो t इज इक्वल टू t पे भी i की वैल्यू a0 ही होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होता है। तो टाइम को जितना बढ़ाते जाओ तब भी ये i की वैल्यू a0 आएगा। तो इसी i की वैल्यू जो हमने निकाला t इज इक्वल टू 0 पुट करके, इसी को हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं।
हर एक टाइम पे इसी को हम पुट करते हैं। तो ये आई की वैल्यू को, सिंस ये सभी टाइम पे एप्लीकेबल होगा, ये कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ को इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फाइनल जो रिएक्शन आ गया, जो एक्सप्रेशन आ गया वो हो गया ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई की वैल्यू क्या है ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया फाइनल। क्या ये ए क्या मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी टाइम, टाइम टी भी हो सकता है, एट एनी टाइम एक्सेप्ट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब इनिशियल को छोड़ के किसी भी टाइम पे, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे ए की जो कंसंट्रेशन है वो हो गया इसी ए की वैल्यू। और ए नॉट का मतलब इनिशियली जब टाइम जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसी को हम ए नॉट बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर की ये एक एक्सप्रेशन आ गया, एक इक्वेशन, जिसको क्या मिला हमें जीरो ऑर्डर के लिए? मिला कि ए इज इक्वल टू के टी प्लस ए नॉट। इसको आप ए टी भी बोल सकते हो, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। सी टी भी बोल सकते हो, सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी नॉट, ये भी बोल सकते हो। सी नॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। सी नॉट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे बोल सकते हो, इसको ए टी लिख दो, ए टी या फिर सी टी लिख दो, सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी नॉट, ये भी हो सकता है। ये सी टी मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और सी नॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो गया कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम टी। सही है। तो ये हमें मिला जीरो ऑर्डर के लिए। तो अभी देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। इससे पहले कि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें, हमने क्या पाया? हमने पाया ए इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए के टी प्लस ए नॉट, ये एक इक्वेशन पाया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर। अच्छा, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखता है? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखता है? दिखता है, बिल्कुल दिखता है। अगर इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे कंपेयर करें, तो y आ जाएगा ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा क्या x, और ये आ जाएगा m, और ये आ जाएगा c। सही है? इतना सही है? सॉरी, यहाँ पे माइनस था ना, एक माइनस था, हमने माइनस को इस साइड लिया था इंटीग्रेशन से पहले, तो माइनस एम एक्स इक्वल टू सी। तो इसी को पुट करते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन ए वर्सेस क्या टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, इसी को टी और ए की कंसंट्रेशन, तो ये एक डिक्रीजिंग होगी। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगी। तो डिक्रीजिंग होगी, क्यों डिक्रीजिंग होगी? क्योंकि इनिशियली जो रेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था वो ज्यादा था। जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ता गया, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे घटता गया, नीचे डिक्रीज होता गया। सही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होके ए से आएगा। ये जो जीरो ऑर्डर की जो इक्वेशन हमने निकाला, इसी को अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो y को लेंगे, ए की कंसंट्रेशन को y लेंगे y एक्सिस पे, और ये जो t है ये एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है ना, तो एम एक्स प्लस सी मैथ में पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होता है। तो स्ट्रेट लाइन पे ये जो x होता है ये t की कंपैरिजन होता है, क्योंकि t यहाँ पे वेरिएबल है, k तो कांस्टेंट है ना, तो k कांस्टेंट है तो k आ जाएगा स्लोप। तो यहाँ पे माइनस के है ना,
तो स्लोप इज इक्वल टू आ गया माइनस के, और यहाँ पे जो ये वाला जो है, ये वाला, ये जो इंटरसेप्ट है ये आ जाएगा ए नॉट। ठीक है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है ना प्लस सी है ना, तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इसी को हम ए नॉट बोलते हैं। तो ए नॉट जो है वो इंटरसेप्ट हो जाएगा और माइनस के है जो है वो स्लोप हो जाएगा। तो ये हो गया एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ग्राफ में प्लॉट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सही है। और हमने यूनिट देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, यूनिट देखा था मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, पिछली वाले क्लास में देखा था। राइट, तो बाकी बचा क्या, बचा जीरो ऑर्डर में और कुछ नहीं बचा, बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ग्राफ मैंने दिखा दिया कैसे करते हैं ग्राफ, अगर उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ ले तो निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि ए वर्सेस टी पूछा था, अगर फर्स्ट ऑर्डर में उसी को एक्स एक्सिस को वाई में कन्वर्ट करो, वाई को एक्स में कन्वर्ट करो, तो आप उसी को ट्विस्ट करके पूछेगा बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा था कैसे निकाले थे, तो हम अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे। वही ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट है, उसकी रेट कांस्टेंट है के, और उसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया तो रेट आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर हेला। सपोज फर्स्ट ऑर्डर ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि सपोज ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी रेट क्या आ जाएगी, के इंटू ए की कंसंट्रेशन टू द पावर 1। सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द concentration of the reactant raised to the power 1 since this is a first order reaction। ये एक्सप्रेशन सही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन सही है। और ये मान लो कि ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितना है, टाइम t इज इक्वल टू 0 ए नॉट हो गया, ए नॉट और प्रोडक्ट 0 था, तो टाइम t इज इक्वल टू t में क्या हो गया at और a माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, इसको a ले लेते हैं मान लो, और ये एक्स फॉर्मेशन हो गया, एक्स अमाउंट। समझ में आया कैसे हुआ, इनिशियली ए था, प्रोडक्ट कुछ नहीं था, एट टाइम t इक्वल टू 0, देन आफ्टर सम टाइम t, तो x amount of reactant is consumed and the reactant remains is a minus x, that is called at। इसको हम at बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम t इसकी जो बच गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसी को हम at बोलते हैं, और x amount of product also formed since x amount is consumed, x amount is also formed। सही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रेट देखेंगे। रेट को कैसे लिख सकते हैं, तो रेट जो होता है, रेट इज इक्वल टू ये आ गया k इंटू ए, तो इसी रेट को हम लिख सकते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी, करो इसी तरह, इज इक्वल टू k इंटू ए, इतना ठीक है। तो जो डी ए है और ए है इसको एक साइड ले आओ और टी को दूसरी साइड ले आओ, क्योंकि ए को अगर नीचे इस साइड से आएंगे तो ये वेरिएबल सेम हो जाएगा, इंटीग्रेट करने में आसान होगी। ठीक है, तो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, इतना ठीक है। और माइनस को इस साइड ले आओ, डी ए बाई ए, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सिंबल होता है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन के सिंबल है, जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं, डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, माइनस को इस साइड ले आए हमने, ले आए, जो माइनस डी हो जाएगा, इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, देन क्या आ जाएगा,
देन इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पे डी ए बाई ए डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स, एल एन एक्स। तो डी ए बाई ए इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए तो आ जाएगा एल एन ए, एल एन ए, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, प्लस सी, और ये सी क्या है, वहां पे जैसे आई लिए थे ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये सी आ गया माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। तो अगर ये क्या है, ये 80 है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, एनी टाइम, तो इसी 80 को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एट टाइम टी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन था यहाँ पे a माइनस एक्स, यहाँ पे a माइनस एक्स था, सही है। और एट टाइम टी इक्वल टू 0 कितना था, यहाँ पे जो c आया इसी को वैल्यू भी तो निकालना है, इसी c को वैल्यू भी तो निकालना है। तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर t को 0 पुट करते तो at इज इक्वल टू कितना होता, a नॉट होता। इनिशियल टाइम पे ये जो कंसंट्रेशन होता है ये a नॉट हुआ, तो पुटिंग एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पुटिंग at इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना, a नॉट, 80 और a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको पुट करते हैं ln a नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी, 0 हो गया, t की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस c, तो यहां से हमें क्या मिला यहां से हमें मिला कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने निकाला था c, इसी की वैल्यू आ गया कितना, ln a नॉट, ln a नॉट वैल्यू आ गया। तो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या मिला था, रेट जो था वो ये था कि ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसी c की वैल्यू आ गया ln a नॉट, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर c की वैल्यू इतना आ रहा है तो t की किसी भी वैल्यू पे भी इतना ही वैल्यू आएगा, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हर एक t की वैल्यू पे c की वैल्यू सेम आएगी। तो ln a नॉट को हम जनरल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो ln a नॉट को हम पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट कर दिया ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट, माइनस के टी प्लस ln a नॉट। माइनस के टी ln a नॉट, तो अभी इस के टी को माइनस के टी इज इक्वल टू ये ln a नॉट को इस साइड लाओ ln, ये जो a है ना ये at है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसको हम at भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम at भी लिख सकते हैं, सही है, ln at माइनस ln a नॉट माइनस ln a नॉट, ठीक है। अभी क्या होगा ना, इस माइनस को इस साइड ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा ln a नॉट, ये 80 माइनस a नॉट था, अभी अगर माइनस इस साइड आया तो a नॉट माइनस 80 हो जाएगा, ln a नॉट माइनस ln 80, तो ये हमें मिल गया क्या, ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बाई b, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ln a नॉट माइनस डिवाइडेड बाई ln 80, हो गया। तो ये हमें मिला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर इस a नॉट को हमने a लिया और 80 को a माइनस x लिया, ऐसे लेते हैं ना, a गिव्स टेक्स टू प्रोडक्ट, t इज इक्वल टू 0 पे ये a था, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन a था,
इनिशियल कंसंट्रेशन ए था तो प्रोडक्ट 0 था, टी इज इक्वल टू टी एट आफ्टर सम टाइम टी, ए से एक्स अमाउंट कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, ए माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन हुआ, एक्स। तो यहाँ पे अगर ए लिया तो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी कितना आया है, ए माइनस एक्स। तो ए टी की जगह हम ए माइनस एक्स भी पुट कर सकते हैं और ए नॉट की जगह ए भी पुट कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, सही है। तो इसी की बेसिस पे हमने क्या लिख दिया, इफ ए नॉट इज इक्वल टू ए एंड ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, देन के टी इज इक्वल टू कितना, एल एन ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सही है। अगर इसको हम लॉगरिथम में लिखे, ln को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ln के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। इस a को a नॉट लिख सकते हैं, a माइनस एक्स को a t लिख सकते हैं। ये बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया लॉग में और ये हो गया ln में, तो ये दोनों हमें मिल गए इंटीग्रेटेड रेट लॉज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सही है इतना। तो इसी को हम ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। इसी को कैसे करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे हम ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लॉटिंग ये हो गया हमारा ए नॉट, सही है, ये ए नॉट और ये हो गया ए टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये ए इज इक्वल टू ए नॉट और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो लॉग ए नॉट बाई ए टी, प्लॉटिंग लॉग ए नॉट बाई ए टी वर्सेस टी। अगर टी की कंपैरिजन में हमने करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये हो गया प्लॉट, टी को लेंगे एक्स एक्सिस में और इसको लेंगे कौन से एक्सिस में, वही एक्सिस में, लॉग ए नॉट बाई ए टी ले लेंगे, इसको ले लेंगे इक्वल टू, ये कौन से फॉर्मेट में आया, ये एसी फॉर्मेट में आया कि क्या है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, इसी फॉर्मेट में आया y इज इक्वल टू एम एक्स, जहां पे इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हुआ। वहां पे इंटरसेप्ट क्या आया था, जीरो पे इंटरसेप्ट आई ए नॉट आया था, तो वहां पे कुछ इंटरसेप्ट था तो इसलिए हमने यहां से लिखा, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन क्या है, kt इज इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी, kt इज इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी, या फिर kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नॉट बाई ए टी। ए नॉट को a भी ले सकते हैं और ए टी को a माइनस एक्स भी ले सकते हैं, जिसे की फॉर्मेट पे जैसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो फॉर्मेट क्या आया, फॉर्मेट आया y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कोई सी नहीं है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है ना, सी नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे सिर्फ y इजिकल टू एम एक्स। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया हमारा x क्या है, x ये है, x ये है, तो m आ जाएगा 2.303। तो ये जो स्लोप आया, ये स्लोप आया, स्लोप इज इक्वल टू कितना आएगा, स्लोप इज इक्वल टू k बाई 2.303। क्यों आया, देखो यहाँ पे y कौन सा है, y है ये, y है ये वाला, और x क्या है, x है ये। तो जब एक 2.303 को के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा रिएक्शन, जो इक्वेशन, इक्वेशन ये हो जाएगा, इक्वेशन ये हो जाएगा कि क्या है, लिख दे रहा हूं, log ऑफ ए नॉट बाई ए टी। कंफ्यूज मत हो ना, बस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के बाई 2.303 इंटू टी। अभी तो क्लियर है ना, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी को यहाँ पे रखा, इसी कांस्टेंट को यहाँ पे ले आए, डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके एक कांस्टेंट दे देंगे हमें, इसी को हम स्लोप बोलेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा इक्वेशन, इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फिर इसको y लेते हैं और t को x लेते हैं, और ये जो फॉर्मेट आ गया ये हो गया स्लोप। सही है, स्लोप इज इक्वल टू k बाई 2.303। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो ये है। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे लिखेंगे, और एक ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या मिला, इक्वेशन मिला कि log ऑफ, इक्वेशन मिला ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू ln ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। सही है, इतना इज इक्वल टू के टी। तो ln ए नॉट इज इक्वल टू के टी, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ln ए नॉट माइनस ln ए टी इज इक्वल टू के टी। ऐसे भी लिख सकते हैं। इस लॉन को हमने जब खुल दिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आया था तभी तो डिवाइड हुआ था, माइनस आया तो के टी प्लस ln ए नॉट, ये आ गया। ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं। ऐसे मैंने समझाने के लिए लिख दिया, बस इसको लिखने का करेक्ट तरीका ये है, क्योंकि ये एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिनट। तो ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा और एक स्ट्रेट लाइन आ गया, और एक स्ट्रेट लाइन। ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 80 सॉरी 80। तो 80 को इसको इस साइड रखो, इसको यहाँ पे लाओ, तो ln ए टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ln ए नॉट। इतना ठीक है, ठीक है। तो इसी को एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ये भी और एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो ग्राफ प्लॉट हो सकता है। तो अगर इसको हम y ले लेंगे, इसको x ले लेंगे, और इसको c ले लेंगे, और ये हो गया m, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसी को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक ग्राफ लगा देंगे किसके, ln ए टी वर्सेस टी। ठीक है, ln ए टी वर्सेस टी। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगा, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगा, तो नेगेटिव स्लोप आएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये और एक स्ट्रेट लाइन हो गया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, सही है।
स्लोप इजिकल टू माइनस के। इसको हम इस फॉर्मेट में भी, इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ थे और इनके ग्राफ्स थे। तो अभी तक जितने भी देखा उसको समराइज करेंगे और रिविजन्स करते रहना और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना। बाकी जो आगे की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी है, जो कोर टॉपिक है एक केमिकल काइनेटिक्स में, वो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस, आर्हेनियस इक्वेशन, और ये हो गया हमारा हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी देखेंगे, कंप्लीशन ऑफ टाइम जो हाफ लाइफ पीरियड होता है। थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। और आगे क्या रहेगा, आरएनएस इक्वेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो डेडिकेटेड वीडियो में डाल दूंगा वहां पे क्वेश्चंस के लिए। अभी के लिए इसको यहाँ पे रुकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।